चलिए अब आपके चैप्टर की रिवीजन शुरू होने जा रही है, ठीक है ना। और बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। वन शॉट आपको पूरा चैप्टर रिवाइज भी करवा दूंगा और यहाँ पे एक तरीके से याद भी करवा दूंगा, इसलिए ढंग से सुनिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको हिंदी में देसी लैंग्वेज में समझा देता हूं। वो सारी फोर्सेस जो एक्सटर्नल है बिजनेस के लिए, ठीक है, मींस बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं दोबारा बोल देता हूं, वो सारी फोर्सेस, वो सारी चीजें जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, मींस एक्सटर्नल फोर्सेस, पर बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ आया। सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस which affects the performance of business, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर देता है, वो हमारा क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ आया। चलिए अगला आपका टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आखिरकार बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा हम कौन सी फोर्सेस लेते हैं, ठीक है ना। हम हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन सी फोर्सेस लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना। कौन सी फोर्सेस लेते हैं, हमेशा हम एक्सटर्नल फोर्सेस लेते हैं। दरवाजा बंद कर दो, ठीक हो गया, ठीक है ना। इधर बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा कौन सी फोर्सेस लेते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्सेस लेते हैं। मीन जैसे कि वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है और बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, हमें सिर्फ वही फोर्सेस लेनी है, इंटरनल फोर्सेस को हमें नहीं लेना। क्यों, क्योंकि उन फोर्सेस पर बिजनेस का कंट्रोल होता है। समझ आया। अगला आता है डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटररिलेटेड। डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटररिलेटेड का मीनिंग क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हर चीज क्या होती है, आपस में रिलेटेड होती है। जैसे कि भाई हैरी मेरी कंपनी में क्या करता था, जॉब करता था। अभी अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं था। एक बार मेरे पास आया, कहता सर सैलरी बढ़ा दो, पर मैंने इसको क्या कर दिया, चटका के भगा दिया। अब ये क्या हो गया, भाई साहब इसने मेरी कंपनी छोड़ के सामने मेरी ही एकदम राइवल कंपनी क्या कर ली, खोल ली इसने। अभी देख रहे हो, मैंने इसको चटकाया और इसने सामने मेरे सामने खुद कंपटीशन खड़ा कर दिया। इस तो ये क्या हुआ, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। मेरे इसको डांटने की वजह से, अच्छी सैलरी ना देने की वजह से मैंने मार्केट में क्या कर लिया, अपना कंपटीशन क्रिएट कर लिया। देख रहे हो, हर एलिमेंट यहाँ पे इंटररिलेटेड होता है। अगला आता है अनसर्टेन। व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेन। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट में जब भी कभी एक्सटर्नल फोर्सेस बताकर नहीं आते, कभी भी आ जाते हैं, ठीक है ना। आज हो सकता है, कल हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, ये अनसर्टेन है। और अगर एकदम से हो गया, हो सकता है बिजनेस को हैवी लॉस बर्दाश्त करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। समझ आया। अगला रिलेटिव कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये और थोड़ा ये, इसका दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर लिखा है इंटररिलेटेड, यहां पे लिखा है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, ये बिजनेस के लिए हमेशा से रिलेटेड ही रहा है। कोई भी चीज बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, चाहे वो भाई साहब उसका एम्प्लॉय कर दे, ठीक है ना, या कोई बाहर का बंदा कर दे, हर चीज आपस में क्या है, रिलेटिव है। समझ आया। तो ये थे आपके फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के। सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटररिलेटेड, अनसर्टेन और रिलेटिव कांसेप्ट। समझ आया। अगला आपका टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आखिरकार बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं आपको चीज बोलूं, आखिरकार बिजनेस का कोई तो रीजन होगा इस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बन जाता है कि आखिरकार इस बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये बिजनेस स्टडी करता है बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा से। सबसे पहला, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई साहब बिजनेस को इससे क्या पता है, पहले ही पता चल जाता है कि हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी अब ग्रैब करनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस की तरफ, तो बिजनेस को क्या मिल जाता है, वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर बिजनेस को लगता है कि उसकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो बिजनेस उसको प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बिजनेस को क्या मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है कि यार अब हमें कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंस ही हो गया। अगला, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है। मतलब यहां पे बस है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पहला कदम उठाओ। दूसरे पॉइंट में ये लिख रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई साहब उसके लिए आपको क्या मिल जाता है, वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। समझ आया। अगला, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कि भाई साहब बिजनेस को अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है, पूरा एफिशिएंट तरीके से उसे एप्लीकेबल करना है। यह भी बिजनेस को किसको स्टडी करके मिलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को। समझ आया। अपने रिसोर्सेज को एस्टैब्लिश करना, एक ना प्रॉपर तरीके से उसको लगाना, यह भी बिजनेस किससे सीखता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके। अगला,
हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस? अब आप खुद जानते हो मार्केट में हर दिन नया ट्रेंड आता है, हर दिन चेंजेस आते हैं, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी तो बताती है कि भाई साहब अब मार्केट में ये चेंज आया है, इस चेंज को कैसे ग्रैब करना है वगैरह वगैरह। तो हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस मींस अगर बिजनेस में अगर मार्केट में कोई रैपिड चेंज आ रहा है तो उस चेंज को ग्रैब करना, उसको पूरा एकदम अपडेटेड करके रखना, उस चेंज के ऊपर चलना, ये कौन सी स्टडी सिखाती है बिजनेस को? बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी। समझ आया? अगला हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है ना? कॉपिंग कॉपिंग कॉपिंग। अब इधर अगला आता है आपका हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन? पॉलिसी बनाने में मदद करता है। अगर बिजनेस को पता चल जाए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो बिजनेस पॉलिसी बनाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आनी है तो उस प्रॉब्लम को पॉप अप करने के लिए अगर बिजनेस को कोई पॉलिसी बनानी है तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कोई पॉलिसी बनाएगा। तो पॉलिसी बनाने के लिए भी हेल्प करती है बिजनेस को बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी। लास्ट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम अपडेटेड रखना, इंप्रूव करना। ठीक है ना? ये भी कौन सिखाती है? हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी। अगला आपका टॉपिक आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से भाई साहब, इससे तो क्वेश्चन बार बार आया ही आया है, इसकी केस स्टडी पेपर में आती है। ठीक है ना? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आखिरकार बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं? मींस अगर मैं आपको इस चैप्टर को थोड़ा हिंदी वे में समझाऊं, आखिरकार वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को क्या करती हैं? अफेक्ट करती है। इसे ही बोला गया है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है ना? अब सबसे पहला आपका क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहला आपका क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मार्केट की या देश की इकोनॉमिक कंडीशन भी बिजनेस के ऊपर बहुत ही भयंकर इफेक्ट डालती है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आया पड़ा है, मार्केट में डिफ्लेशन आया पड़ा है, इन सब चीजों का सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? बिजनेस पे पड़ता है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आया पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, डिफ्लेशन आया तो प्राइसेस कम होते चले जाएंगे। तो मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक कंडीशन मतलब देश की इकोनॉमिक कंडीशन भी मार्केट पे क्या डालती है? इफेक्ट डालती है। और इसीलिए बिजनेस डायमेंशन में हमारा पहला क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। समझ आया? अगला सोशल एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एनवायरनमेंट? मतलब सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस की वजह से जब भी कभी बिजनेस को सफर करना पड़ता है, ये क्या होते हैं? हमारे सोशल एनवायरनमेंट। अब जैसे कि अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हैरी ने एक फैक्ट्री सेटअप करी है और वहां पे सपोज जैसे कि आप जानते हो कि अभी जैसे राम मंदिर का हुआ है, अब इसने अयोध्या में ही जाके क्या सेटअप करी? एक मीट फैक्ट्री वहां पे ना सेटअप कर दी। अब ऑब्वियस सी बात है अयोध्या में तो ये चीज अब अलाउड तो है ही नहीं, 25 किलोमीटर के एरिया तक इतना सेटअप कर दिया। गवर्नमेंट क्या करेगी? मतलब वहां के नॉर्म्स ऐसे नहीं है कि इसको अलाउड करा जाए। गवर्नमेंट की तो चलो बात की बात है, वहां की नॉर्म्स ही ऐसी नहीं कि वहां पे मीट बिके, तो इसको अपनी शॉप को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो सोसाइटी की वैल्यू, ट्रेडिशंस की वजह से जो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसकी वजह से भी बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है? सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। समझ आया? कोई डाउट है? अगला टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? जब भी कभी टेक्नोलॉजी के चेंज आने की वजह से बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो उसे हम किस में मेजर करते हैं? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि अब हैरी की एक फैक्ट्री है, ये भाई साहब प्रोडक्शन कर रहा था अपने एक मेथड से, लेकिन अब वही प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो चुका है, एक अपडेटेड मेथड आ चुका है अब, और हैरी ने वो मेथड अडॉप्ट नहीं करा, जिसकी वजह से इसका बिजनेस आउटडेटेड होता जा रहा है। तो मैंने क्या बोला? टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आने की वजह से इसके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे क्या पड़ गया? अफेक्ट हो गया। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट होता है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जब भी कभी टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस को सफर करना पड़ता है तो ये कौन सा एनवायरनमेंट होता है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको चीज बताया, कंट्री की पॉलिटिक कंडीशन भी बिजनेस को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि अगर मैं आपको चीज बताऊं, देश में सरकारें आती रहती है, सरकारें जाती रहती हैं, कुछ सरकारें कई कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट दे देती है, कुछ सरकारें कई कंपनी से बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती है। ठीक है ना? अब मुझे खुद बताओ, सरकार ऑब्वियस बात है हर 5 साल में सरकार बनती है, सरकार चेंज होती जा रही है। अब भाई साहब पहले सरकार ने किसी बिजनेस को बेनिफिट दे रखी थी, सब्सिडी बढ़ा रखी थी, अगली बार सरकार बनी उन्होंने भाई साहब सब्सिडी कम कर दी, टैक्स बढ़ा दिए। अब भाई साहब बिजनेस के ऊपर तो इफेक्ट पड़ रहा है। तो कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन भी बिजनेस को इफेक्ट कर देती है, और ये कौन सा एनवायरनमेंट होता है? हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लास्ट आता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? लेजिस्लेशन और लॉस की वजह से। अब जैसे कि आप जानते हो, या देखा आपने जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के पैकेट होते हैं, इसके ऊपर साफ साफ बड़े बड़े क्लियर शब्दों में लिखा होता है कि इंजूरियस टू हेल्थ। क्यों? ये लॉस है, गवर्नमेंट की नॉर्म्स है
कि भाई साहब अगर आप ये हजार्डस चीजें बेचना चाहते हो, लोगों को जो तबियत खराब कर रहे हैं वो चीजें बेचना चाहते हो, तो आपको उसको प्रिंट करके देना पड़ेगा, भाई ये मौत है, अगर खाएगा तो मर जाएगा। तो मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट के लीगल रेगुलेशन लॉज, जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है, वो लॉज भी बिजनेस को अफेक्ट कर जाते हैं, वो लॉज भी बिजनेस को अफेक्ट कर जाते हैं। जैसे सपोज बिजनेस कोई लॉ ले आई, वो तो भाई लोग की अपनी चॉइस है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, लोग तो तब भी खाते हैं। मैं ये क्या कह रहा हूं, पर गवर्नमेंट ने रूल्स तो बना रखे ना, आपको छापना है। अब इसने क्या कि लोग तब भी खाते हैं। अब जैसे भाई साहब 20 लोगों ने पैकेट खरीदा, अब वैसे तो 18 खा जाएंगे, सपोज 2 ने देखा, 2 के मन में थोड़ा तो आएगा, यार मेरी फैमिली है, मेरी डिपेंडेंस है, मैं खाऊंगा तो मैं मर गया तो मेरी फैमिली को कौन ध्यान रखेगा, वो 2 तो छोड़ेंगे, गवर्नमेंट वही तो चाहती है। 2 ने तो छोड़ा ना, चलो 18 ने खा लिया, 2 ने तो छोड़ा ना, तो गवर्नमेंट इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है कि भाई लगाओ। तो लीगल मतलब लेजिस्लेशन लॉज भी बिजनेस को क्या कर जाते हैं, अफेक्ट कर जाते हैं। तो ये कौन सा एनवायरमेंट होता है आपका, लीगल एनवायरमेंट। समझ आया। अगला आपका टॉपिक आता है डीमोनेटाइजेशन, ठीक है ना। और डीमोनेटाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, कौन सी बंदी, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या होती है, नोटबंदी। डीमोनेटाइजेशन, सबसे पहले मुझे मीनिंग बताओगे, नोट डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। कोई ये मत बोल देना कि इंडिया में ये हुआ था, इस तारीख को हुआ था, ये नहीं। डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी यूनिट है उसको उससे लीगल टेंडर छीन लेना, ये डीमोनेटाइजेशन होता है। किसी भी कंट्री की करेंसी से उसका लीगल टेंडर यूनिट मतलब स्टेटस छीन लेना, ये क्या होता है आपका, डीमोनेटाइजेशन। अब ये इंडिया में कब हुआ था, ये इंडिया में हुआ था 8 नवंबर 2016, ठीक है ना। रात को 12 बजे जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि देवियों और सज्जनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट इकोनॉमी में नॉन ऑपरेटिव हो जाएंगे। हाँ, आए 8 बजे थे, ठीक है ना, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला था कि 12 बजे से कि 500 1000 के नोट इकोनॉमी में नॉन ऑपरेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, डीमोनेटाइजेशन, ये हमारा क्या था, डीमोनेटाइजेशन। अब इधर मेरी बात सुनिए, इसके फीचर्स क्या है, आखिरकार गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन क्यों लेकर आई, क्यों करना चाहती थी गवर्नमेंट। सबसे पहला टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, गवर्नमेंट इंडिया के अंदर टैक्स सिस्टम को इंप्रूव करना चाहती थी, जो काफी हद तक इंप्रूव हुआ भी, ठीक है ना। गवर्नमेंट चाहती थी कि टैक्स सिस्टम क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर को इंप्रूव करने के लिए डीमोनेटाइजेशन लेकर आई। सबसे इंपॉर्टेंट जिसका मेन रीजन ही था लाने के लिए डीमोनेटाइजेशन, वो था ये सेकंड वाला पॉइंट, टैक्स इवेजन। लोग अपना टैक्स चोरी कर रहे थे, छुपा रहे थे, उस सारे टैक्स के पैसे को बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, ठीक है ना। वो आपने देखा होगा नदियों में 500 1000 के नोट तैर रहे हैं, बंडल के बंडल तैर रहे हैं, नदियां भर के तैर रही हैं, वो इसलिए था कि भाई साहब टैक्स इवेजन को गवर्नमेंट को क्या करना था, खत्म करना था, ठीक है ना। मतलब लोग जो टैक्स चोरी कर रहे थे वो। और सबसे मेन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। लोगों की बड़ी गंदी आदत थी, लोग पैसा जो सेव कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, अपनी तिजोरियों में मतलब अपने घरों में दबा दबा के रख रहे थे। अब वो पैसा इकोनॉमी से कट आउट हो रहा था, भाई इकोनॉमी में छूट ही रहा था, लोग घरों में दबा के रख रहे हैं। उन सारे पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में छुड़वाने के लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। नोट नॉन ऑपरेटिव हो गए, लोगों ने वो नोट आके सारे बैंक में छुड़वाए, जिससे कि सारा पैसा कहां छूट गया, वापस इकोनॉमी में छूट गया। तो चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। लास्ट, प्रोमोट लेस कैश इकोनॉमी। अब आप खुद देखो, सबसे मेन, आज आप मोस्टली पेमेंट किससे करते हो, डिजिटल तरीके से करते हो, यूपीआई वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है आपका, आपने एक एक रुपए किस किस को पे करा, गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट यही चाहती थी कि इंडिया में क्या क्रिएट हो जाए, लेस कैश इकोनॉमी क्रिएट हो जाए, जिससे कि क्या हो, सारे लोग डिजिटल शिफ्ट हो जाए और एक एक पैसे का क्या हो, हिसाब। समझ आया। अगला आपका टॉपिक आता है, तो आपके ये जो चैप्टर है इसमें ना सीबीएसई ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का भी एक टॉपिक ऐड कर दिया है। वैसे तो इकोनॉमिक्स में जो आपकी इंडियन इको की बुक है उसमें जो यूनिट 3 है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, वो सारा टॉपिक आप उसी में पढ़ लेते हो। इतना इसलिए इस चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए नेसेसरी नहीं रहता, वो सारा आपको वही कवर हो जाता है। लेकिन एक टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो वाला टॉपिक ये करवा देता हूं आपको। इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। आखिरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आप इंडियन इकोनॉमी यूनिट 3 पढ़ कर रहे हो, एनईपी 1991, वही वाला टॉपिक है, उसके इंपैक्ट क्या पड़ गए, ठीक है ना, वो हमें पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन आएगा ज्यादा, भाई साहब वो इको का ही टॉपिक है, इको में ही अच्छा लगता है। अब इधर मेरी बात सुनिए, सबसे पहला इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। जानते न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर को इंडिया में वो दे दिया गया, परमिशन दे दी गई, फॉरेन सेक्टर भी आया, जिससे क्या बढ़ गया इंडिया की इकोनॉमी में,
कंपटीशन बढ़ गया। हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ने क्या फेस करना शुरू कर दिया? कंपटीशन फेस करना शुरू कर दिया। इंक्रीजिंग कंपटीशन बढ़ गया। अगला, मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें वैरायटी मिलना शुरू हो गई। बाहर की कंपनियां भी आई, उन्होंने भी नए नए प्रोडक्ट्स भाई से हम निकालने शुरू करे, जिससे लोगों की और विशेष एक्सपैंड होना शुरू हो गई और कस्टमर क्या बन गए? डिमांडिंग बन गए। और कस्टमर जितने डिमांडिंग होते हैं, इकोनॉमी उतनी ग्रो होती है। ठीक है ना। अगला, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये तो पढ़ के समझ आ रहा है, बाहर की कंपनी आएगी, अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगी, अपडेटेड करती रहेगी टेक्नोलॉजी, इसीलिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता गया? रैपिडली चेंज होता गया। समझ आया? अगला, नेसेसिटी फॉर चेंज। अब 1991 तक इंडिया अपनी एक ओल्ड ट्रेडिशन, आउटडेटेड सारी चीजों को फॉलो कर रहा था, इसीलिए 1991 में कहीं हद तक जरूरी भी था कि भैया अब तो बदलाव जरूरी है, इसलिए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर आया गया, इसलिए नेसेसिटी फॉर चेंज। अगला, मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट भी अच्छी खासी डेवलप हो गई। 1991 से पहले इंडिया में कोई प्रॉपर मार्केट थी ही नहीं। कोई भी कहीं पे सामान बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, कुछ नहीं। फॉरेन सेक्टर आया, उसने सिखाया क्या मार्केट होती है, कैसे होती है, मार्केट में क्या होना चाहिए, बात करने का क्या लहजा है, मतलब पूरा मार्केट उन्होंने क्या करा? ओरिएंटेशन करा, एक प्रॉपर मार्केट तैयार करी उन्होंने। समझ आया? अगला, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि भाई साहब जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो लोगों को ट्रेन करा गया, लोगों को बताया गया कि भाई साहब कैसे कंपनीज चलानी है, कैसे सामान बेचना है, कैसे आपको सारी चीजें वैरायटी क्रिएट करनी है। तो ह्यूमन रिसोर्स बनाया गया। ह्यूमन कैपिटल का चैप्टर करा है, वही ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करा गया। अगला, लॉस ऑफ बजेटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब मैंने क्या बताया, 1991 से पहले गवर्नमेंट ने, मतलब जो पब्लिक सेक्टर था, सारी मोनोपोली गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी हुई थी, मतलब पब्लिक सेक्टर सब कुछ चला रहा था। लेकिन 1991 की पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें किसके हाथ में सौंपनी पड़ी? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंपनी पड़ी, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को बजटरी लॉस हो गया। उनका रिवेन्यू इतना जनरेट हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी अथॉरिटी उठा के किसको पास ऑन कर दी? प्राइवेट सेक्टर को पास ऑन कर दी। इसीलिए पब्लिक सेक्टर को क्या हुआ? लॉस हुआ, लेकिन देश की इकोनॉमी ग्रो हुई। समझ आया? चलिए लास्ट टॉपिक, और इसके बाद आपका ये बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर खत्म, और ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आपका मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। आखिरकार ये जो मैनेजरियल रिस्पॉन्स होता है, ये जो मैनेजर्स होते हैं, ये क्या रिस्पॉन्स करते हैं इस बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी पर? मतलब ये क्या सोचते हैं, इन्होंने क्या अपनी थ्योरीज दी है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के ऊपर? तो सबसे पहला इन्होंने क्या कहा है? डाइवर्सिफिकेशन। जहां जो बिजनेस भी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने रूट्स खोल देता है। मींस जैसे कि अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ही प्रॉपर ढंग से स्टडी कर रहे हो, तो भाई साहब आप अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है। अगला, जॉइंट वेंचर विद एमएनसीज। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट वेंचर विद एमएनसीज? अब जैसे कि मैंने आपको चीज बताया, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से और बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की वजह से एमएनसीज के साथ क्या क्रिएट हुए? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जानते हो क्या होता है? कि मींस जब दो एंटिटी साथ आती हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मींस मर्ज नहीं हो रही है, मतलब साथ आ रही है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो जब पर्पस पूरा हो जाता है तो वापस वो अलग हो जाती है, इसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। हमारी बहुत सी डोमेस्टिक कंपनीज ने बाहर की कंपनीज के साथ क्या करा? जॉइंट वेंचर करा। किसकी वजह से? इसी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की वजह से, कि यार हम क्या सीखें कि उन जो बाहर की कंपनीज है उनकी भी प्रोडक्शन के मेथड सीखें, वो जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं उसको सीखें, तो जॉइंट वेंचर हुए। अगला, एक्विजिशन एंड मर्जर। तो अगला जो आपने बोला, एक्विजिशन एंड मर्जर का मीनिंग क्या हुआ? बाहर की कंपनीज के आने की वजह से उन्होंने हमारी बहुत सी डोमेस्टिक कंपनीज जो लॉस में चल रही थी, मींस जिनको किसी का हेल्पिंग हैंड जरूरी था, उन्होंने क्या करा? बाहर की कंपनीज ने हमारी डोमेस्टिक कंपनी को खरीद के अपने साथ क्या कर लिया? मर्ज कर लिया। जिसका मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको स्टारबक्स का दिया था। जब स्टारबक्स इंडिया आया तो इंडिया में बहुत से ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे कॉफी के या अलग अलग, है हो सकता है बहुत से ब्रांड्स हैं जो बाहर से आए और उन्होंने हमारी डोमेस्टिक कंपनी को क्या कर लिया? अपने साथ मर्ज कर लिया, उनको खरीद के। इसे बोलते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर। ठीक है ना। और ये भी किसकी वजह से हो पाया? बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की वजह से। अगला, ब्रांड बिल्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड बिल्डिंग? ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है? जैसे कि अगर मैं आपको चीज बताऊं, जब भी कभी बाहर की कंपनी आके अपना हेल्पिंग हैंड देती है, सपोर्ट देती है, ऑब्वियस सी बात है वो ब्रांड बिल्ड करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। ठीक है ना। अब बाहर की कंपनी आई है, वो अपना नाम देगी, गुडविल देगी, टेक्नोलॉजी देगी, सारे तरीके समझाएगी, तो जिससे कंपनी का क्या होगा? ब्रांड बिल्ड होगा। समझ आया? तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला, हायर लेवल ऑफ कंपनसेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हायर लेवल कंपनसेशन? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बाहर की चीजों के थ्रू टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हो, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कंपनसेशन भी तो बढ़ जाएगा, आपकी इनकम भी तो बढ़ जाएगी। तो इसलिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करा जाता है। अगला, कस्टमर ओरिएंटेशन।
भाई साहब कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है, उसका कैसे ओरिएंटेशन करना है, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी ने हमें सिखाया। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप कितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अपने घर लेकर आते हो, कभी कुछ खराब हो जाता है कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, कितना प्रॉपर इतने सही ढंग से बात करते हैं। आप कभी गाली भी निकाल दो, वो तब भी आगे आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेंगे। क्यों? ये कस्टमर ओरिएंटेशन उनको सारा सिखाया जाता है। तो जिससे कि यार कस्टमर भी क्या होता है उन कंपनीज के प्रति अट्रैक्ट होता है कि यार इनके बात करने का वे बहुत ही अच्छा है। ये भी किसकी वजह से हो पाया? बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की वजह से। लास्ट, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये तो पढ़ के समझ आ रहा है कि भाई साहब बिजनेस एनवायरनमेंट ने ये तो सिखा दिया सारी कंपनीज को कि यार अगर अपडेटेड रहोगे तभी मार्केट में चलते रहोगे, अदरवाइज मार दिए जाओगे। इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज करना किसने सिखाया? बिजनेस एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी ने सिखाया। तो ठीक है, ये था आपका पूरा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा।